बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, पैराडाइज कॉलेज शकरगढ़ की तरफ से ऑनलाइन स्टडी सेशन में आपको वेलकम किया जाता है। आज हम ईयर चैप्टर नंबर 2 और इससे पहले हम जो पढ़ चुके हैं वो आपका वेक्टर्स एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स अलोंग विद ओरिएंटेशन। होपफुली आपने यहाँ तक आइडियाज़ को अंडरस्टैंड किया होगा। आज हम ये कर रहे हैं कि यहाँ तक जो आपने चैप्टर पढ़ा है उसकी एक्सरसाइज का जो पोर्शन है, जो रेलिवेंट पोर्शन है, हम उसको आपके साथ शेयर करेंगे। मीन्स कि हम एक्सरसाइज को आर्टिकल्स के साथ साथ ही करेंगे। सो आइए शुरू करते हैं। तो बच्चों, आपका फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, आपने कुछ टर्म्स को डिफाइन करना है। यूनिट वेक्टर, पोजीशन वेक्टर और कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। मैं इनके नाम बोर्ड पे लिख देता हूँ और आपको याद होगा कि जब हमने बेसिक डेफिनेशंस पढ़ी थी तो ये तीनों डेफिनेशंस हमने उसमें पढ़ी हुई हैं, लेकिन आपकी याद दिलाने के लिए मैं इनके नाम बोर्ड पे लिख देता हूँ। तो फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर क्यों लिखने की हमें ज़रूरत इसलिए नहीं है कि बिफोर 2 डेज हम इसको ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। तो आपका जो फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है उसमें आपने डिफाइन करना है होपफुली स्टूडेंट्स आप इसका आंसर यकीनन अंडरस्टैंड कर लेंगे, इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आप उस वीडियो को भी देखें और उसमें आपको इनका आंसर मिल जाएगा, क्योंकि हमने इसके ऊपर डिटेल से बात की है इन डेफिनेशंस के साथ। तो आपका फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, इन डेफिनेशन से शुरू हो रहा है। सो ये आप यू हैव ऑलरेडी डन। चलते हैं नंबर 2 की तरफ। बच्चों, सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट में पढ़ रहा हूं। द वेक्टर सम ऑफ 3 वेक्टर्स गिव्स ए 0 रिजल्टेंट। यानी 3 वेक्टर्स ऐड होते हैं और उनका रिजल्ट 0 आता है, नल वेक्टर आता है। अच्छा, इसने वेक्टर की मैग्नीट्यूड्स का जिक्र नहीं किया, कुछ भी नहीं कहा 3 वेक्टर्स हैं और वो ऐड होके नल वेक्टर दे रहे हैं, 0 रिजल्टेंट। तो आप उन वेक्टर्स के ओरिएंटेशन के बारे में क्या कहेंगे? What can be the orientation of the vectors? अब जरा आप सोचें, 3 वेक्टर्स कब 0 रिजल्टेंट देते हैं? ये पॉइंट भी आपको बताया था कि जब अनइक्वल मैग्नीट्यूड्स हों तो मिनिमम 3 वेक्टर्स हैं जो एक क्लोज ट्राइंगल बना रहे हों तो उनका सम 0 आता है। तो यही इसका आंसर है कि 3 वेक्टर्स का सम तब 0 आएगा जब 3 वेक्टर्स किसी क्लोज ट्राइंगल की साइड्स पे ओरिएंटेड होंगे। जी, यही इसका आंसर है। तो लिखते हैं जी, सम ऑफ 3 वेक्टर्स ए, बी एंड सी विल गिव ए 0 रिजल्टेंट या नल वेक्टर अगर ये तीनों ओरिएंटेड हों साइड्स ऑफ ए क्लोज ट्राइंगल। इसको फिगर में बना देते हैं। एक क्लोज ट्राइंगल बेटा आपको नजर आ रही है, ओ पी क्यू। इसमें 3 वेक्टर्स हेड टू टेल रूल से अरेंज हुए हैं। दिस इंप्लाइज दैट आपको दिखाई दे रहा है ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू नल वेक्टर दिस। अच्छा, एक बात और यहाँ बताता चलूँ आपके इंटरेस्ट के लिए कि ये ट्राइंगल अगर राइट एंगल भी हो, किसी भी तरह की हो, एक लेंथ ज़्यादा हो एक कम हो, बस होनी ट्राइंगल चाहिए। अगर 3 वेक्टर्स उस ट्राइंगल की साइड्स पे ओरिएंटेड हैं तो रिजल्ट नल वेक्टर ही आएगा। आगे चलते हैं। नंबर 4 है बेटा, इफ वन ऑफ द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर इज नॉट 0। वेक्टर का कोई एक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट 0 ना हो, कैन इट्स मैग्नीट्यूड भी 0? तो क्या मैग्नीट्यूड 0 हो सकती है? अब आप बताएं, आपको मैग्नीट्यूड का फार्मूला बताया था, वो प्लेन में हो या स्पेस में हो। अगर एक भी कंपोनेंट नॉन ज़ीरो आ गया तो मैग्नीट्यूड कभी भी ज़ीरो नहीं होगी। हम इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि मैग्नीट्यूड के फार्मूले में कंपोनेंट्स किस तरह यूज़ होते हैं, उससे आप इसको चेक करेंगे। तो ये नंबर 3 है, 2.3।
तो इसका आंसर था कि एक कंपोनेंट भी नॉन ज़ीरो हो, तो आपका जवाब होगा नहीं। लेकिन पहले इसको डायग्राम सॉरी इसकी सबसे पहले कैलकुलेशन को देख लें। आसान केस ले लेते हैं। फॉर ए प्लेन, अगर एक प्लेन के लिए बात करें तो वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड क्या है? अब आप जानते हैं x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, और बेटा अगर स्पेस होती तो थर्ड कंपोनेंट आ जाता। अगर एक कंपोनेंट भी ज़ीरो हो, एक कंपोनेंट अगर ज़ीरो हो जाए दूसरा ज़ीरो ना हो तो मैग्नीट्यूड सेकंड कंपोनेंट के इक्वल आएगी, ज़ीरो नहीं आएगी। तो उसने क्या पूछा था, अगर वन ऑफ द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इज़ नॉट ज़ीरो, कोई एक भी नॉन ज़ीरो हो, तो आपका जवाब है कि मैग्नीट्यूड ज़ीरो नहीं होगी। तो लिखेंगे क्या? नो, because magnitude of a vector becomes zero if all rectangular components are zero। ये मैं all के वर्ड पे थोड़ा अंडरलाइन करता हूँ। यहाँ बोथ भी तो लिख सकते थे, लेकिन अगर बोथ लिखते तो वो प्लेन को अंडरस्टैंड करता, फिर स्पेस के लिए अलग से बताना पड़ता कि बोथ फॉर प्लेन एंड थ्री फॉर स्पेस। तो क्यों ना हम ऑल का वर्ड यूज़ कर लें, तो हमारी बात यहाँ से भी क्लियर हो जाती है। ठीक है, अब ज़रा इसमें देखें, इस मैग्नीट्यूड के फार्मूले में अगर हम लेट कर लें कि इफ़ एक्स कंपोनेंट ज़ीरो है, ठीक है, एक्स कंपोनेंट अगर ज़ीरो हो जाए तो ये तो ख़त्म हो गया, तो ये स्केयर रूट से कैंसिल होगा, तो मैग्नीट्यूड की वैल्यू वाई कंपोनेंट के इक्वल आएगी, वो कभी भी ज़ीरो नहीं आएगी। होपफुली आप इसको समझ चुके हैं। इसी तरह अगर वाई कंपोनेंट ज़ीरो हो जाता तो मैग्नीट्यूड एक्स कंपोनेंट के इक्वल आ जाती। आगे चलते हैं। तो बेटा 2.3 है, इफ ए वेक्टर लाइज इन एक्स वाई प्लेन, एक वेक्टर एक्स वाई प्लेन में लाई करता है, फॉरवर्ड ओरिएंटेशन विल बोथ ऑफ द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बी नेगेटिव। बताएं किस ओरिएंटेशन में हम उसके दोनों कंपोनेंट्स नेगेटिव होंगे। आपको क्वाड्रेंट सिस्टम का अगर पता है तो ये आंसर आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। मैं आपके सामने एक प्लेन बना लेता हूँ, और इस प्लेन में आप जानते हैं एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश किस तरह से लिया जाता है। आप खुद बताएं बेटा, कहाँ पर वेक्टर हो कि इसके दोनों कंपोनेंट्स नेगेटिव हों। इसमें तो दोनों पॉजिटिव हैं, फर्स्ट में x नेगेटिव y, ये सेकंड है, तो थर्ड क्वाड्रेंट है जिसमें हमारे वेक्टर के बोथ कंपोनेंट्स नेगेटिव होंगे। अब इसे बना के भी दिखा सकते हैं यहीं पे कि वेक्टर a अगर लाई करता है थर्ड क्वाड्रेंट में, तो फिर इसका x कंपोनेंट और इसका y कंपोनेंट ये दोनों नेगेटिव होंगे। आप इसका एंगल भी दिखा सकते हैं। तो उम्मीद है इस शॉर्ट क्वेश्चन के दो हिस्से हैं। तो पहले हिस्से का आंसर क्या हुआ कि अगर वेक्टर थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो लिखते हैं इफ वेक्टर ए लाइज इन थर्ड ठीक है बेटा, यहाँ पे आप देख सकते हैं x कंपोनेंट लेस देन 0 एंड y कंपोनेंट लेस देन 0। ये इसके एक हिस्से का आंसर हुआ। अब उसके बाद वो पूछ रहा है इसी क्वेश्चन में, फॉरवर्ड ओरिएंटेशन विल इट्स कंपोनेंट्स हैव ऑपोजिट साइंस, यानी किस ओरिएंटेशन में इसके दोनों कंपोनेंट ऑपोजिट होंगे, यानी एक प्लस का तो दूसरा माइनस का। आप सोचें सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, x नेगेटिव और y पॉजिटिव, ये ऑपोजिट हैं, और फोर्थ में क्या होगा, x पॉजिटिव और y नेगेटिव। तो इसके सेकंड के लिए अब हम इसके सेकंड पार्ट का आंसर लिखने लगे हैं कि इफ वेक्टर a लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट,
तो बेटा सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए दोनों कंपोनेंट्स ऑपोजिट होंगे। एक ही स्टेटमेंट में सेकंड और फोर्थ को हमने कवर कर दिया। मसलन हम लिख देते हैं साथ में फॉर सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा आप बताएं? एक्स कंपोनेंट नेगेटिव होगा और वाई पॉजिटिव होगा, लेस देन 0 नेगेटिव एंड, और इसी तरह फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव होगा और y नेगेटिव होगा। इसकी अलग से डायग्राम की जरूरत नहीं थी। होप यू गेट इट। आगे चलते हैं जी बेटा। 2.5 में वो पूछ रहा है कि क्या किसी वेक्टर का कंपोनेंट उसकी मैग्नीट्यूड से ग्रेटर हो सकता है। ये मैंने अभी बताया इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन इसलिए कि आप ज़रा इसकी स्टेटमेंट पे गौर करें। उसने रेक्टेंगुलर का वर्ड नहीं यूज़ किया, बल्कि सिंपल ही आपसे पूछा है क्या किसी वेक्टर का कंपोनेंट, ज़रूरी तो नहीं है कि हर कंपोनेंट रेक्टेंगुलर ही हो, रेक्टेंगुलर तो हम सिंप्लिसिटी के लिए बनाते हैं। तो कैन अ वेक्टर हैव ए कंपोनेंट दैट इज ग्रेटर देन वेक्टर्स मैग्नीट्यूड। क्या ऐसे हो सकता है? चलें, अगर आप रेक्टेंगुलर की बात करें तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो हम अपने आंसर को रेक्टेंगुलर से शुरू करते हैं और उसके बाद अदर देन रेक्टेंगुलर बात कर लेते हैं, तो आप इसको अंडरस्टैंड कर जाएंगे। तो आइए एक सिंपल प्लेन से बात करते हैं, फिर आगे लेके चलेंगे। मैं इसका आंसर की वर्डिंग के लिए जगह छोड़ रहा हूं, पहले इसकी मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन को देखें। फॉर एक्स वाई प्लेन, हमारे पास एक वेक्टर ए है अगर, तो उस ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड क्या होगी? आप जानते हैं एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर। तो यकीनन ए एक्स ए से बड़ा नहीं हो सकता, ए वाई भी ए से बड़ा नहीं हो सकता। देखें कैसे? देखें बेटा, अगर x कंपोनेंट डिक्रीज करते 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 0 कर दें तो y कंपोनेंट a के इक्वल आ जाएगा, ग्रेटर नहीं आ सकता। याद रखें रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ज़्यादा से ज़्यादा मैग्नीट्यूड के बराबर हो सकता है, लेकिन उससे कभी भी ग्रेटर नहीं हो सकता। देखें, अगर हम बात करें कि इफ x कंपोनेंट 0 हो जाए तो जो मैग्नीट्यूड है वो y कंपोनेंट के इक्वल आ जाएगी, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि y कंपोनेंट a से ग्रेटर हो जाए। यस, एंड अगर y कंपोनेंट 0 हो जाए तो मैग्नीट्यूड x कंपोनेंट के इक्वल आ गई। तो उम्मीद है कि आप समझ जाएंगे कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मैक्सिमम एक अपनी वेक्टर की मैग्नीट्यूड के बराबर हो सकता है, ग्रेटर कभी नहीं हो सकता। ठीक है, और वो भी बराबर कब होगा? जब अदर कंपोनेंट 0 होंगे। 0 होंगे मीन अगर स्पेस का केस होता तो फिर हम इससे ज़्यादा ले लेते बात। ठीक है, तो पहले तो इसका आंसर है कि रेक्टेंगुलर के लिए ऐसा पॉसिबल नहीं है। इट इज़ नॉट possible for any rectangular component। कैसे? ये आपके सामने रिजल्ट दिया है। तो इसका मतलब है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ज़्यादा से ज़्यादा मैग्नीट्यूड के बराबर हो सकता है। ठीक है, लेकिन बट फॉर यस, इस बात को जरा गौर से देखें। बट फॉर ए कंपोनेंट अदर देन रेक्टेंगुलर इट मे बी पॉसिबल। कैसे? आइए देखते हैं। यानी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के अलावा, तो आपके सामने एक वेक्टर बनाते हैं प्लेन के अंदर, वेक्टर ए जिसकी मैग्नीट्यूड O से P तक है। बेटा, इस स्टेटमेंट पे मैंने क्यों कहा था ये इंपॉर्टेंट है कि इसके आंसर 2 बन रहे हैं। रेक्टेंगुलर के लिए नॉट पॉसिबल, अदर देन रेक्टेंगुलर के लिए पॉसिबल। अक्सर बच्चे
मुख्तलिफ हैंडबुक से एक ही आंसर इसका कर रहे हैं और सिर्फ रेक्टेंगुलर के लिए, तो बुक ने रेक्टेंगुलर का वर्ड यूज़ नहीं किया, आप दोनों को लेंगे। ज़रा इस केस को देखें, वेक्टर ए ओ से पी तक है, हम इसके कंपोनेंट रेक्टेंगुलर नहीं बनाते, कोई और बना लेते हैं। तो देखें ज़रा, क्या हम एक कंपोनेंट ये ले सकते हैं, ओ से क्यू A1, Q से P A2। अब तो आपको दिखाई दे रहा है ना कि A1 A से ग्रेटर है मैग्नीट्यूड में, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे कि A1 A से ग्रेटर है, बिल्कुल है, लेकिन A1 A का रेक्टेंगुलर कंपोनेंट नहीं है। अदर देन रेक्टेंगुलर ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। हम इसमें मज़ीद ज़्यादा डिटेल में अभी नहीं जाते, बस इतना याद आपने रख लेना कि ऐसा हो सकता है। बेटा 2.6 शॉर्ट क्वेश्चन में वो कह रहा है कि क्या किसी वेक्टर की मैग्नीट्यूड नेगेटिव हो सकती है। जी, अगर उसने पूछा होता क्या वेक्टर नेगेटिव हो सकता है तो आपका जवाब था कि ठीक है, टेल और टिप आपस में चेंज हो जाए, लेकिन उसने पूछा कि क्या वेक्टर की मैग्नीट्यूड नेगेटिव हो सकती है। तो आप चेक करें कि मैग्नीट्यूड के फार्मूले से हमें पता लग जाएगा कि मैग्नीट्यूड एक एब्सोल्यूट वैल्यू है, ये कभी भी नेगेटिव नहीं होती। इसको हम इसकी फार्मूले से प्रूफ भी कर लेंगे, नो, बिकॉज इट इज़ ऑलवेज एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट को कहते हैं जो ना नेगेटिव हो ना चेंज हो। जब तक वेक्टर कांस्टेंट है उसकी मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है और उसकी वैल्यू नेगेटिव बिल्कुल नहीं हो सकती। कैसे? अगर हम एक वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो ये बार बार हम इसी एग्जांपल से शॉर्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, आपके सामने है। प्लेन के लिए दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, ये फॉर ए प्लेन। आप बताएं, अगर कंपोनेंट्स नेगेटिव हो भी जाएं, मसलन अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट में ले जाएं तो एक्स कंपोनेंट नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन स्केयर की वजह से रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। नेक्स्ट देखें, थर्ड क्वाड्रेंट में चले जाएं, दोनों कंपोनेंट्स नेगेटिव हो जाएंगे, लेकिन स्केयर की वजह से रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। मैं आपको एक बात बताता चलूँ, मैग्नीट्यूड ज़्यादा से ज़्यादा ज़ीरो हो सकती है जब ऑल कंपोनेंट्स ज़ीरो हों, लेकिन मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो इसके बाद हम लिखेंगे कि एनी हाउ कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स नेगेटिव हो सकता है, बट ड्यू टू जी, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स नेगेटिव हो सकता है, लेकिन स्केयर की वजह से मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव आएगी। जी डियर स्टूडेंट्स, हमने जो 6 शॉर्ट क्वेश्चंस आपके सामने किए हैं, अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स जो हम यहाँ तक के सिलेबस में से कर सकते हैं उनको बात उनकी करने लगे हैं। तो सबसे पहले आपके साथ हम शेयर करेंगे 2 पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करने का फार्मूला। ये फार्मूला कोई नया नहीं है, हम इसको अपने मैग्नीट्यूड वाले फार्मूले से ही बनाएंगे, लेकिन ये इस एक दफ़ा इसलिए ये बता देना ज़रूरी होता है कि हम जब इसको न्यूमेरिकल में डायरेक्ट यूज़ करते हैं तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है कि ये कहाँ से आया, ये तो हमने अलहदा से पढ़ा ही नहीं है। तो आइए पहले हम 2 पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस एक प्लेन के अंदर किस तरह फाइंड किया जाता है उसकी बात करते हैं। तो आइए एक प्लेन को बनाते हैं। हमारी प्लेन में 2 पॉइंट्स हैं P एंड Q। तो P और Q के दरमियान डिस्टेंस हमने फाइंड करना है। अच्छा, ज़रा गौर से देखें, इस P पॉइंट के कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे। X कोऑर्डिनेट है, फ़र्ज़ कर लें इसका x1, और Y कोऑर्डिनेट है इसका y1। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हुए, x1 y1, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स। इसी तरह Q पॉइंट, इस पे भी देखें,
इसका x कोऑर्डिनेट है x2, यानी इस रेफरेंस से यहाँ तक का फासला x2 है, और इसका y कोऑर्डिनेट y2। आप बताएं ज़रा P से Q तक का डिस्टेंस हम किस तरह फाइंड करेंगे? गौर से देखना, हमने इस P और Q को एक लाइन से मिला लिया है आपस में। तो बेटा अगर हम x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन लें और एक PQR ट्राइंगल को बना लें, तो इस PQR ट्राइंगल में ज़रा गौर से देखना है, इस वैल्यू पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या कहता है? हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर बराबर है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो P से R के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कितना होगा? ज़रा देखो, ये डिस्टेंस है x2 और ये डिस्टेंस है x1 x एक्सिस के अलोंग। तो P और R के दरमियान डिस्टेंस कितना होगा? कॉमन सेंस है x2 माइनस x1। वेल, ये डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे? तो बेटा आप जानते हैं कि ये डिस्टेंस है Q पॉइंट का y2 और R पॉइंट का डिस्टेंस है y1। तो होपफुली आप समझ जाएंगे कि ये डिस्टेंस फिर कितना होगा? y2 माइनस y1। डायग्राम आपके सामने है। अब आप बताएं इस d डिस्टेंस को कैसे फाइंड करेंगे? सो डिस्टेंस फार्मूला बेटा हाइपोटेनियस का स्क्वायर d स्क्वायर इज इक्वल टू P से R का स्क्वायर प्लस R से Q का स्क्वायर, d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट। तो आपने डिस्टेंस फार्मूला याद रखना है। P से R डिस्टेंस कितना है? x2 माइनस x1 स्क्वायर, और R से Q कितना है? y2 माइनस y1। तो ये दो पॉइंट्स जो प्लेन में होंगे उनके दरमियान डिस्टेंस आप इस फार्मूले से फाइंड कर सकेंगे। और ये डिस्टेंस कोई नया डिस्टेंस नहीं है, ये वही मैग्नीट्यूड है जो आपने फाइंड की है, लेकिन पॉइंट्स की शक्ल में इसको फार्मूला ये बन जाता है। और यही तो बेटा x कंपोनेंट है और यही तो y कंपोनेंट है, तो ये तो वही है, x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर इज इक्वल टू दिस का स्क्वायर। होपफुली आप समझ चुके होंगे। इस फार्मूले को हमने अब यूज़ करना है। हम कुछ न्यूमेरिकल्स आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं। एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक वेक्टर a है जिसकी टेल इन कोऑर्डिनेट्स पे है -2 -3। तो आप समझ गए कि ये टेल थर्ड क्वाड्रेंट में है और उसकी टिप 3 और 9 पर है जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है। आपको कहा जा रहा है P और Q के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करें। डिस्टेंस फार्मूला हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सॉल्यूशन हम यहाँ बताते हैं। इनके कोऑर्डिनेट्स हमने लिखे, मैं इसको डायग्राम पे भी बोर्ड पे बनाने लगा हूँ, आपने इसको समझना है। आइए एक XY प्लेन को बना लेते हैं। x पॉजिटिव 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन, -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। y पॉजिटिव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन, एंड देन -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। आइए जरा फाइंड करें पॉइंट P कहाँ पर है। -2 -3 में पहले x यूनिट्स पे आएंगे, -2 और -3। तो ये बेटा आपका पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं -2 -3। और पॉइंट Q कहाँ पर है? 3 और 9 पे, 1 2 3।
एंड 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ये पॉइंट Q है जिस पर टेल है, तो P और Q के कोऑर्डिनेट्स आपके पास आ गए। अब ज़रा इसको वेक्टर बना के भी देखें कि ये वेक्टर यकीनन आपको समझ आ रहा है। आपने इन दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है, तो डिस्टेंस फार्मूला आपके पास है। दिस इंप्लाइज दैट P और Q के दरमियान डिस्टेंस फार्मूला, अब आप बताएंगे इसमें x2 किसको लें, x1 किसको लें, आप किसी को भी ले सकते हैं। बस एक ख्याल रखना है, अगर इसको x2 कहना है तो फिर ये y2 है, और अगर इसको x2 कहना है तो फिर ये y2 है। ठीक है, तो मैं वैसे ज़्यादातर ये करता हूँ कि जहाँ से चले उन कोऑर्डिनेट्स को x1 y1 कह लें और टिप वाले कोऑर्डिनेट को x2 y2 कह लें। आप इसे डिफरेंट भी रख सकते हैं, रिजल्ट पे फ़र्क नहीं आएगा। x2 है हमारे पास 3 माइनस फार्मूले वाला, और x1 की वैल्यू -2 है। इसका ख्याल रखना है कि कोऑर्डिनेट का नेगेटिव और है और फार्मूले वाला नेगेटिव और है। प्लस y2 है 9, ये माइनस फार्मूले वाला, और y2 कोऑर्डिनेट की वैल्यू है -3। मैं फिर बता रहा हूँ, ये माइनस कोऑर्डिनेट वाला है और ये माइनस फार्मूले वाला, इनको एक नहीं कर देना। माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो +3 + 2 5, और 5 का स्क्वायर 25, प्लस 3 + 9, क्योंकि ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा है 12, 12 का स्क्वायर 144। तो बच्चे ये आ जाएगा 169, और इसका आंसर आएगा 13 यूनिट्स स्क्वायर रूट लेने के बाद। प्लस माइनस क्यों नहीं लिखा, आप समझते हैं कि डिस्टेंस एब्सोल्यूट वैल्यू है, ये कभी नेगेटिव नहीं होती। मैंने यहाँ पे मीटर किलोमीटर क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हमारे पास कोऑर्डिनेट्स में कोई यूनिट नहीं दिए थे, लिहाजा हम आंसर के साथ सिंपल लिख लेंगे यूनिट्स। ठीक है, तो अब जब भी डिस्टेंस फार्मूला आएगा दो पॉइंट्स के दरमियान, तो आप इसी तरीके से फाइंड करेंगे। जी, होप यू गेट इट। अब हम सेकंड न्यूमेरिकल की तरफ चलने लगे, वो भी इसी तरह से है। ठीक है, मैं पहले उसकी स्टेटमेंट आपको समझाता हूँ और अगली बात इसके बाद करेंगे। स्टेटमेंट 2.2 है, A certain corner of a room is selected as a origin of rectangular coordinate system. एक कमरे का कोना, उसको मान लीजिए ओरिजिन है जिसपे x और y दोनों कोऑर्डिनेट्स 0 हैं। कमरे के कोने को ओरिजिन मान लें। तो अब नेक्स्ट है, इफ एन इंसेक्ट इज सिटिंग ऑन एडजेसेंट वॉल, एक कीड़ा, एक मकोड़ा सामने वाली दीवार पे बैठा है, किन कोऑर्डिनेट्स पे, हैविंग कोऑर्डिनेट्स 2 1, यानी x एक्सिस पे 2 यूनिट्स और y एक्सिस पे 1 यूनिट। इस पॉइंट पर, पॉइंट P पर जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2 1, यहाँ पर एक कीड़ा बैठा हुआ है, एक इंसेक्ट बैठा हुआ है, और साथ में कहते हैं वेयर द यूनिट्स आर इन मीटर्स, और यूनिट मीटर है, मीन्स के ये डिस्टेंस 2 मीटर और ये डिस्टेंस 1 मीटर। होप यू गेट इट। 2 पॉइंट्स आपके सामने आ गए, कमरे का कोना और वो पॉइंट जिसपे वो इंसेक्ट बैठा हुआ है। आपको कहा जाता है व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द इंसेक्ट फ्रॉम दिस कॉर्नर ऑफ द रूम, कमरे के कोने से इस कीड़े तक का डिस्टेंस कितना होगा। यू हैव टू डिटरमाइन दिस डिस्टेंस d, इसकी मैग्नीट्यूड आपने फाइंड करनी है। तो 2 पॉइंट सिस्टम आप जानते हैं, बड़ा ही आसान, पिछले न्यूमेरिकल आपने इसी फार्मूले से किया था। वो ही नाउ दैट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स कैसे फाइंड करते हैं प्लेन के अंदर, स्क्वायर रूट। जी बच्चों, x2 आपके पास 2 है, x2 आपके पास 2 है, 2 माइनस x1 कितना है 0, प्लस y2 कितना है 1 और y1 है 0। तो 2 का स्क्वायर 4 + 1 स्क्वायर रूट 5, स्क्वायर रूट 5 आपके पास 2.2 आएगा। लेकिन अब हम साथ यूनिट्स नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें
डाटा में बता दिया गया था कि यूनिट्स मीटर में यूज हो रहे हैं, तो आपका आंसर आएगा 2.2 मीटर। हेंस द रिक्वायर्ड। तो बच्चों आज के लेक्चर के लिए इतना ही। आज हमने 6 शॉर्ट क्वेश्चंस और 2 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है, और ये अभी तक एक्सरसाइज का सिर्फ इतना हिस्सा हमने हल किया है जो रेलिवेंट था आपके पढ़े हुए वर्क से। तो अब बाकी जो न्यूमेरिकल और शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो भी हम कोशिश करेंगे कि आर्टिकल्स के साथ ही उनको ब्रेक करके हम आपको बताते जाएं। तो आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है। विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।